दिवस 14 सितंबर को जब हम राष्ट्र के अंतर्गत मनाते हैं और 10 जनवरी को पूरे विश्व में हम इसका आयोजन करते हैं, तो हमें इस बात की गौरवानुभूति होती है कि हिंदी की लिपि देवनागरी है और यह विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इसमें एक वैज्ञानिक आधार भी है। इस तरह से हम संविधान में किए गए प्रावधानों पर जब दृष्टि डालते हैं तो राजभाषा हिंदी और अनुवाद का एक अटूट रिश्ता भी बनता है। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 और विशेष तौर पर उसकी धारा 3(3) के अनुसार कार्यालयों में कामकाज में द्विभाषिकता की स्थिति के कारण तब से लेकर आज तक कितने ही आदेश अनुदेश निकलते रहे, जिसके अनुसार प्रशासन के प्राय सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कमोबेश होता रहा। सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के लिए सभी रिपोर्टें और कागज पत्र, संविदा, करार, नोटिस, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, फॉर्म, सभी कुछ हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाते हैं। यह जो द्विभाषिकता या बायलिंगुअलिज्म है, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विभागीय नियम, मैनुअल, संविदा और अन्य कार्यविधि सामग्री दोनों भाषाओं में यानी अंग्रेजी हिंदी में तैयार हो रही है। पत्र व्यवहार, फाइल पर टिप्पणियां, इन सब के लिए भी हिंदी का प्रयोग अब किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन सभी सरकारी कागजातों को मूलतः अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इस कार्य के लिए अनुवाद की और अनुवादकों की आवश्यकता होती है। इसलिए हिंदी की आवश्यकता आज प्रशासन के क्षेत्र में पग पग पर दिखाई देती है। 75-77 वर्ष की आज़ादी के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की परंपरा को अब छोड़ें और आवश्यकता इस बात की है कि अब हम मौलिक कार्य हिंदी में करें और फिर अनुवाद अंग्रेजी में करें। ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि कार्यालयी अनुवाद जैसी अवधारणा अब मूर्त रूप ग्रहण कर चुकी है। सरकार द्वारा हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग, प्रसार, प्रचार, विकास, सरकारी कामकाज में प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों और सुविधाओं की व्यवस्था यह सब की जा रही है, जिसमें अनुवाद व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह अनुवाद व्यवस्था मुख्य रूप से 3 अभिकरणों द्वारा की गई। विधि संबंधी साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी खंड को दिया गया। असांविधिक कार्यविधि साहित्य जैसे मैनुअल, फॉर्म, संहिता इत्यादि, इनके अनुवाद का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय और अब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरे स्तर पर प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय अपने दैनंदिन और सामान्य प्रकार की सामग्री आदि के अनुवाद की स्वयं व्यवस्था करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास, प्रचार प्रसार, प्रयोग, अनुप्रयोग, इनकी विभिन्न योजनाएं और उपाय किए गए, किंतु वास्तविक स्थिति आज भी यह है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास और प्रयोग अधिकतर अनुवाद की भाषा के रूप में ही हो रहा है। इसलिए राजभाषा के विकास, प्रचार और प्रगति के लिए, प्रयोग और अनुप्रयोग के लिए हम अनुवाद की उपादेयता, उसकी उपयोगिता 2 दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो सरकारी कामकाज के प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार के साहित्य और सामग्री को अनुवाद के जरिए हिंदी में उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार के प्रशासनिक साहित्य और सामग्री का प्रयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है, बल्कि उसका प्रयोग जनता के लिए भी होता है। इस साहित्य की सफलता की सर्वप्रमुख कसौटी यही है कि यह जनता को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अनुवाद की उपयोगिता इस दृष्टि से भी है कि उसके आधार पर कर्मचारी सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए विकसित होने वाली हिंदी की भाषा शैली को अपनाएं। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास अपनी कोई भी एक भारतीय भाषा ऐसी न थी जिसे राजकाज की भाषा बनाया जा सके, क्योंकि हमने लंबी गुलामी देखी थी। पर्शियन हम पर काबिज रही, फारसी,
और अंग्रेज हम पर काबिज रहे, अंग्रेजी। इसलिए जो कुछ विरासत में मिला, जो कुछ फाइलें मिली, शासकीय प्रशासकीय कार्य प्रविधि के प्रमाण मिले, दस्तावेज मिले, वो या तो फारसी में थे या अंग्रेजी में थे। यही कारण है कि हमारी अपनी कोई भाषा शासकीय प्रशासकीय होने का गौरव प्राप्त तब नहीं कर सकी थी। जब अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शासन चलाया, और मुगल जब काबिज थे तो उन्होंने फारसी में चलाया। परिणामतः बहुभाषा भाषी देश भारत 15 अगस्त 1947 से इस चिंता में ग्रस्त दिखा कि राजकाज की भाषा किसे बनाया जाए। उपबोलियों, बोलियों, उपभाषाओं, भाषाओं की कमी देश में नहीं थी। सभी भारतीय भाषाओं का अपना अपना सुदीर्घ सशक्त इतिहास था, और 1100 वर्ष का हिंदी का इतिहास इस बात का साक्षी है कि साहित्य सृजन में, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, ब्रज हो, अवधी हो, राजस्थानी हो, या तमाम दूसरे राज्यों की बोलियां और भाषाएं हों, मौखिक और लिखित साहित्य की एक विलक्षण परंपरा भी सबके पास रही। किंतु साहित्य की भाषा शासन प्रशासन की भाषा नहीं होती, आम आदमी की भाषा या बोलचाल की भाषा, विज्ञान और तकनीक की भाषा नहीं बन पाती। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए विश्व साक्षी है कि अनुप्रयोग की भाषा तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा साहित्य या बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है, होनी भी चाहिए। अनुप्रयोग की भाषा अवधारणात्मक शब्दों पर, पारिभाषिक शब्दावली पर निर्भर करती है। ये शब्द एकार्थी, एक रूपी होते हैं। इन शब्दों में स्रोत भाषा की अवधारणा को विधिवत उपस्थित कराया जाता है। इन शब्दों के निर्माण के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। ये शब्द अधिकांशतः कृत्रिम या गढ़े हुए होते हैं, इसलिए ये कठिन प्रतीत होते हैं। लेकिन सच यह है कि ये कठिन नहीं होते। कठिन तो वह होता है जो हमें ज्ञात नहीं है, जो हमें आता नहीं है, जिससे हम भिज्ञ नहीं हैं। सरल वह होता है जो हमें आता है या जो हमारे व्यवहार का, हमारे अभ्यास का एक उपक्रम है, उससे जुड़ा हुआ है। अतः हिंदी की शब्दावली कठिन या दुरूह है, यह एक भ्रामक धारणा है या एक दुराग्रह है जो हमें दिखाई देता है। बहुत से विद्वान मंचों से ये कहते हुए भी पाए जाते हैं कि हिंदी की शब्दावली बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। वे नहीं जानते कि तू, तुम और आप में क्या अंतर है। वे नहीं जानते कि वैचारिक और अनौपचारिक दो रूप भाषा के होते हैं, और वो यह भी नहीं जानते कि जिस किसी भी भाषा में मित्र को, माता पिता को, भाई बहनों को पत्र लिखा जाता है, उसमें भी परस्पर अंतर होता है। जबकि अधिकारी या कर्मचारी को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा तो नितांत औपचारिक होती है, मर्यादित होती है, उसका अपना एक स्वरूप होता है। वास्तव में हर अनुशासन की अपनी एक भाषिक अस्मिता और मर्यादा होती ही है। उन्हें आपस में विनिमय से तोड़ा नहीं जा सकता। सब्जी बेचने वाले की भाषा, रिक्शा चलाने वाले की भाषा, रद्दी बेचने खरीदने वाले की भाषा, प्रेमी और प्रेमिका की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, गणित की भाषा पूरे विश्व में भिन्न भिन्न ही होती है। अतः अनुप्रयोग की भाषा, विभिन्न अनुशासनों की भाषा कभी भी एक सी नहीं होती और हो भी नहीं सकती। यही संकट भारतीय स्वतंत्रता के समय था कि साहित्य या कविता की भाषा में देश नहीं चल सकता। हमने उसी समय हिंदी की अनिवार्यता क्यों नहीं की, यह प्रश्न हमारे मन में बार बार आता है। उसका कारण संभवतः राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना था, जो संभवतः उचित भी था। यही कारण है कि सन 1947 से 1948 तक हम केंद्र सरकार की राजभाषा तय नहीं कर सके। विमर्श और चर्चा परिचर्चा के बाद हमारे चिंतकों, विचारकों और भविष्य दृष्टाओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित किया, किंतु मजबूरन अंग्रेजी की बैसाखियां भी पकड़नी पड़ी। कारण स्पष्ट था कि हिंदी के पास अपनी अवधारणात्मक शब्दावली नहीं थी, प्रशासन शासन हेतु नहीं थी, हिंदी अनुप्रयोग का अनुभव और ज्ञान नहीं था, अब उपन्यास कहानी की भाषा में शासन चल नहीं सकता था। परिणामतः अंग्रेजी सह राजभाषा बन गई, को ऑफिशियल लैंग्वेज। इस दृष्टि से यदि कहें कि आज शासन प्रशासन पर अंग्रेजी का बड़ा उपकार है, तो संभवतः गलत भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अंग्रेजी शब्दावली की तर्ज पर ही हिंदी के शब्द बनाए या गढ़े। परिणामतः हमारे पास अच्छी खासी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली आज उपलब्ध है, जिसका श्रेय हम CSTT को देते हैं, यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसने 1961 में जिसका गठन हुआ और तब से आज तक लगभग 9 लाख अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी शब्द बना दिए, और भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषा और हिंदी शब्दों का निर्माण करने की बात
देखें तो लगभग 30 लाख शब्द आयोग ने बना दिए। यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, उसने हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग के क्षेत्र में अतुल्य और अविस्मरणीय योगदान किया, स्तुत्य योगदान किया। आज यदि हम हिंदी अनुप्रयोग को लेकर चलें तो उसका मूल कारण है कि लगभग 77 साल की आज़ादी के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, भाषाविदों की भी कोई कमी नहीं। समस्या तो यह बनी कि भिन्न भिन्न अनुशासनों के स्थापित विद्वान अपनी अपनी पटरी पर खूब काम करते रहे और भाषाविद अपनी अपनी पटरी पर भाषा के विकास विस्तार में लगे रहे। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि विषयों के प्रकांड विद्वान थे वो भौतिक, रसायन और गणित आदि जानते थे तो हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी जानते थे तो इन विषयों को नहीं जानते थे। इसलिए भारतीय भाषाओं के आधिकारिक विद्वान वो भाषाओं की दिशा में काम करते रहे, लेकिन इन ज्ञान विज्ञान के अनुशासनों में उनका दखल नहीं बन पाया। रेल की समानांतर पटरियों की तरह हम समान दूरी पर विषयविद और भाषाविदों को चलाते रहे, दोनों के बीच कोई सेतु नहीं बन सका और ये अनुशासन हिंदी में या भारतीय भाषाओं में नहीं बन सके। इसलिए हिंदी और भारतीय भाषाओं के विद्वान इन विषयों में प्रवेश नहीं कर पाए। कारण यही था कि पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध नहीं थी, अनुवाद हो नहीं पा रहे थे, मौलिक लेखन इस दिशा में उपेक्षित था। आज परिणाम हमारे समक्ष है। शब्दावली आयोग ने धीरे धीरे पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत बनाए। विचार विमर्श के बाद विषयविद, भाषाविद और उनके चिंतन के बाद जो सिद्धांत बने उनके अनुसार शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। आज लगभग 9-9.5 लाख पारिभाषिक शब्द अलग अलग अनुशासनों के आयोग ने बनाए। वे अंग्रेजी अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य हिंदी अवधारणात्मक शब्द हैं, जिनके निर्माण में सैकड़ों हजारों विद्वानों, चिंतकों का मस्तिष्क, उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा, इसका उपयोग किया गया। अंग्रेजी हिंदी प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली बृहत आकार में उपलब्ध हो गई, किंतु समस्या आज भी यह है कि इन शब्दों के अनुप्रयोग की दिशा में हमारे अधिकारी कर्मचारी अभी गंभीरता से 100% समर्पित नहीं हो पाए। हम हिंदी वालों की गरीबी का मुख्य कारण यही है कि हमारी सभी जेबों में शब्द रूपी अथाह पैसा है, किंतु हम उन्हें खर्च नहीं कर रहे। जब तक शब्द प्रयोग में आएंगे नहीं, तब तक उनकी सार्थकता और लोकप्रियता सिद्ध नहीं होगी। स्वतंत्र देश में न्याय अपनी भाषा में न हो, चिकित्सा अपनी भाषा में न मिले, तो यही बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इसका भी मूल कारण है कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान, विधि, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, प्रतियोगिता, समीक्षा, नियुक्तियां, साक्षात्कार, इन सब अनुशासनों को हिंदी से जोड़ा नहीं गया। आज आवश्यकता है कि स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी में सहज, सरल, बोधगम्य अनुवाद किए जाएं। यदि देश में युद्ध स्तर पर अनुवाद हो और वे अनुवाद साहित्येतर अनुशासनों में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हों, तो देश की चहुमुखी प्रतिभा और प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। आज देश को जरूरत है तो कम से कम 2-3 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद विश्वविद्यालयों की। ये विश्वविद्यालय केवल और केवल अनुवाद शिक्षण प्रशिक्षण कराएं तथा दुर्लभ, आवश्यक और प्रासंगिक ग्रंथों का या सामग्री का अनुवाद कराने की व्यवस्था करें। हर राज्य में कम से कम एक अनुवाद अकादमी अवश्य खोली जाए। यदि संभव हो तो विद्यालयी शिक्षा में भी अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद और इसी तरह हिंदी और भारतीय भाषाएं और हिंदी अनुवाद, इसका शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए। आज आवश्यकता है अनुवाद के व्यावहारिक ज्ञान की। इस दिशा में व्यक्तिगत या संस्थागत कुछ प्रशंसनीय प्रयास चल रहे हैं, किंतु अनुप्रयोग का वह स्वप्न अभी भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में, राज्य सरकारों के कार्यालयों में, बैंकों में, रेलवे, हवाई अड्डे, बस अड्डे, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, खेल जगत, मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा, बाजार भाव, शेयर मार्केट, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, आयात निर्यात, ऐसे न जाने कितने क्षेत्र हैं जहां हिंदी में कामकाज की असली तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है। विश्व में किन किन देशों में, किन किन विश्वविद्यालयों में हिंदी में कार्य हो रहा है, हिंदी में शोध हो रही है, हिंदी में लेखन हो रहा है, उसके भी दस्तावेज अभी प्रामाणिक तैयार नहीं है। कागज़ों पर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो संदिग्ध है।
व्यवहार में हिंदी अनुप्रयोग उतना नहीं है जितना दिखने में या सूचना में उपलब्ध होता है। इसका मूल कारण अधिकारियों कर्मचारियों की मानसिकता भी है। एक प्रमुख कारण परंपरा से मिली अंग्रेजी प्रशासन की विरासत भी है। पूरा देश पुरानी अंग्रेजी फाइलों से नकल मार मार कर काम चला रहा है। पत्र बनाना हो, प्रारूप तैयार करना हो, टिप्पणी लिखनी हो, सब कुछ पुरानी फाइलों से देखकर, पारंपरिक फाइलों से देखकर काम चल रहा है। यह सब अंग्रेजी में उपलब्ध है। यदि उनसे मुक्ति हो जाए तो अधिकतम काम अपने आप हिंदी में होने लगेगा। कुछ हमारे अधिकारी कर्मचारी मौलिक काम करते हुए भयभीत भी होते हैं। वे लकीर पीटते हुए उसी का अनुसरण करना चाहते हैं जो हम उनके पूर्वज यानी पुरानी फाइलों में कर गए। उसका भी समाधान खोजना आवश्यक है। स्थिति निराशाजनक भले ही लग रही हो, पर संतोषजनक अभी बनाने की आवश्यकता है। हिंदी में कामकाज आज किसी भी तरह पिछड़ना नहीं चाहिए। यही समय है जब हम वाक्य विन्यास सरल, बोधगम्य, सहज रखते हुए एक रूप मानक पारिभाषिक शब्दों का विधिवत प्रयोग करते हुए हिंदी अनुप्रयोग की संभावनाओं को और अधिक बढ़ा सकें। हिंदी के प्रति जो हमारी उदासीनता है उसे दूर कर हिंदी को थोड़ा समय देकर देश की आवश्यकता अनिवार्यता को पूरा कर सकें। बात अंग्रेजी के विरोध की भले ही ना हो, किंतु स्वतंत्र भारत में अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की रक्षा करते हुए हिंदी की प्रयोग धर्मिता को बढ़ाने की आज अत्यंत आवश्यकता है। हिंदी का आधुनिकीकरण, हिंदी अनुवाद की युद्ध स्तर पर नेटवर्किंग, मीडिया का और अधिक सहयोग, ये सब भी निश्चित रूप से हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, हम देख सकते हैं कि हिंदी राजभाषा के रूप में किस तरह से अपने तमाम आयामों के साथ उद्घाटित हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हिंदी की यह गति जो आज से लगभग 75 साल पहले थी, वो क्रमशः विकसित हुई है, समृद्ध हुई है, सशक्त हुई है, लेकिन अभी भी उसमें जिस प्रगति की, जिस गति की, जिस व्यावहारिक प्रयोग धार्मिकता की आवश्यकता है, उसकी प्रतीक्षा है। हमें इस सोच से उठना होगा कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। हो सकता है कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग मातृभाषाओं के लोगों को ऐसा लगता हो, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि हिंदी हमारे देश की अस्मिता की भाषा है। ये देश यदि हमारा है और हम विश्व के मंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व उपस्थित कराते हैं, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हिंदी जब वहाँ उपस्थित हो तो हम देश की दूसरी भाषाओं को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा सकेंगे। तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, ये सब भाषाएं इतनी समर्थ, इतनी सशक्त हैं, एक सुदीर्घ परंपरा के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं कि हम उन सबको भी राजकाज से जोड़कर, साहित्य और संस्कृति से जोड़कर, ज्ञान और विज्ञान से जोड़कर वहाँ विश्व के मंच पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम हमें मिलकर हिंदी को अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा और हिंदी में कामकाज की संभावनाओं को उद्घाटित करना होगा। आज हिंदी में रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, चाहे मीडिया हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि अब हम हिंदी में MBBS करवा रहे हैं, जो कभी अकल्पनीय था, लेकिन आज हिंदी माध्यम से हम चिकित्सा के क्षेत्र में MBBS की उपाधि देने में सक्षम और समर्थ हो सके हैं। इंजीनियरिंग हिंदी में हो रही है। विधि के तमाम कार्य, तमाम उपाधियां हिंदी माध्यम से प्रारंभ हो गई हैं। और इसी तरह कंप्यूटर की भाषा हिंदी, मनोरंजन की भाषा हिंदी, सिनेमा की भाषा हिंदी, या अखबारों की भाषा, पत्र पत्रिकाओं की भाषा हिंदी, धारावाहिकों की भाषा हिंदी, विज्ञापनों की भाषा हिंदी, हम देख सकते हैं। इसीलिए हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ और वरिष्ठ, और तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हिंदी के माध्यम से हम हिंदी की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं। हमारी कलाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी बन रही है। ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र,
धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन तमाम क्षेत्रों में हिंदी अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। तो हिंदी बहुत समर्थ, सक्षम भाषा है। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे में हम सब की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करें कि हिंदी को आत्मसात करें, हिंदी को अपनाएं और उसके आधुनिकीकरण के, उसके मॉडर्नाइजेशन के जो भी साधन हैं, जो भी संभावनाएं हैं, उनसे हिंदी को जोड़ें। कंप्यूटर के आने के बाद और हिंदी में न जाने कितने प्रकार के ऐप तैयार हुए, हिंदी के फॉन्ट्स की चर्चा हुई और उस पर भी कार्य किया गया, हिंदी की एक रूपता की बात भी की गई और तमाम तरह के ऐसे साधन, ऐसे मशीनी उपकरण, इनको भी जुटाया गया। चाहे गृह मंत्रालय भारत सरकार हो या हिंदी सेवी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं हों, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यालय जिसको हम CSTT के नाम से जानते हैं, और इसी तरह हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारियों कर्मचारियों को देने वाली संस्था, या विश्वविद्यालयों में या तमाम तरह के हिंदी कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए एकक आदि को देखें। इन सब ने मिलकर हिंदी के अनुप्रयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। जो हिंदी में कल्पना शक्ति है, हिंदी में यथार्थ को आत्मसात करने की जो शक्ति है, हिंदी में विषयों को बिंबित करने की और उसे रूपायित करने की जो शक्ति है, हिंदी में भावनाओं को सहज रूप से संप्रेषित करने की जो शक्ति है, वो वास्तव में हिंदी की ताकत है। इसलिए मित्रों, हम देख सकते हैं कि हम सब के लिए, क्योंकि जब हम देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान मिलकर करते हैं, जब हम देश के राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान का सम्मान मिलकर करते हैं, तो हिंदी हमारे देश की, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की वह भाषा है जिसका सम्मान हम सब मिलकर एक साथ एक स्वर में करते हुए उपस्थित हों। यही आज इस देश की ज़रूरत है और हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़े का आयोजन करने का जो वास्तविक प्रयोजन है कि हम विस्मृति से बाहर आएं और भ्रामक धारणाओं से ऊपर उठें और हिंदी के प्रयोग को, हिंदी के प्रचार प्रसार को हम केवल सारस्वत वंदना से नहीं, केवल धूप दीप और पुष्पांजलि से नहीं, हम उसे आत्मसात करें, दैनिक चर्या से जोड़ें, उसे अपने समस्त कार्यों के निष्पादन का सशक्त माध्यम बनाएं और उसके प्रति एक गौरव, एक गरिमा की भावना, इसका भाव पैदा करें। मित्रों, ये जो हिंदी दिवस है, ये जो हिंदी माह है, ये जो हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह है, ये कोई रस्म अदायगी नहीं है, ये कोई एक दिखावटी पारंपरिक एक रस्म का निर्वाह नहीं है, ये हम सब की मान मर्यादा का प्रश्न है। तो आइए इस अवसर पर संकल्प लें कि देश हमारा है, यह भाषा हमारी है, इस भाषा को जो समर्थ, सशक्त और एक सुदीर्घ इतिहास के साथ उपस्थित है, हमें वैश्विक हिंदी के रूप में आगे बढ़ाना है, ताकि विश्व भर में बैठे हुए लोग जो हिंदी भाषी हैं, जो भारतीय हैं, जो प्रवासी हैं, वही नहीं, दूसरे देशों के लोग भी हिंदी के प्रति अपनी उस सद्भावना को प्रकट करें, हिंदी को पढ़ें, हिंदी के साहित्य को आत्मसात करें और उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव उनके मनोमस्तिष्क में भी आना चाहिए। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।